हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी टाइम चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 10 विषय विज्ञान तिथि 13 सितंबर 2021 का कार्यपत्रक 28 यानी कि वर्कशीट 28 का अध्ययन करेंगे। यह कार्यपत्रक शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा जारी किया गया है। यह कार्यपत्रक आपके चैप्टर धातु और अधातु पर आधारित है। यहाँ पर हम धातुओं की अम्लों के साथ अभिक्रिया के बारे में अध्ययन करेंगे। आपको मालूम है जैसे धातु और तनु अम्ल जब आपस में मिल जाते हैं तो क्या बनता है, लवण और हाइड्रोजन गैस जो है वो बनती है। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि धातुएं अम्ल के साथ क्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस देती हैं। जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है, सोडियम प्लस HCl हमें क्या देता है, सोडियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस। अब देखिए आगे क्या है, जिंक और HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमें क्या देता है, जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। लेकिन अब इसमें भी एक अपवाद है कि जो कॉपर धातु है वो HCl के साथ अभिक्रिया नहीं करती। बाकी सब धातुएं कर रही हैं जो है तनु HCl के साथ, लेकिन कॉपर ऐसी धातु है जो तनु HCl के साथ अभिक्रिया नहीं करती। ठीक है, यहाँ पे हमें 3 धातुएं दी हुई हैं, एक में तांबा है, जस्ता है और एक में मैग्नीशियम है। ठीक है, तो तांबा जो है वो देखिए यहाँ पे कोई भी उसमें कलर चेंज नहीं हो रहा, मतलब ये जो है वो क्रिया नहीं कर रहा। बाकी जो है उनके रंग बदल रहे हैं, इसका मतलब उन दोनों में क्रिया हो रही है। जब कोई धातु नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित नहीं होती। आपने यहाँ देखा था HCl के साथ तो हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित हो रही थी, लेकिन जब हम नाइट्रिक अम्ल के साथ कोई धातु की क्रिया करवाते हैं तो उसमें हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित नहीं होती। क्यों? उसका कारण यहाँ पे बताया गया है, क्योंकि HNO3 एक प्रबल ऑक्सीकारक है। यह H2 को ऑक्सीकृत करके जल में परिवर्तित कर देता है। मतलब हाइड्रोजन तो है, लेकिन वो क्योंकि एक प्रबल ऑक्सीकारक है HNO3, तो वो क्या करता है, उसको ऑक्सीकृत कर देता है, मतलब उसको एक ऑक्सीजन और दे देता है और उसको जल के रूप में परिवर्तित कर देता है। वह स्वयं नाइट्रोजन के किसी ऑक्साइड उत्पादित को पानी में और स्वयं किसी भी नाइट्रोजन ऑक्साइड N2O, NO, NO2 में अपचयित हो जाता है। मतलब अपने में से वो एक ऑक्सीजन देके वो उसको क्या कर देता है, हाइड्रोजन को एक ऑक्सीजन देके उसको जल में परिवर्तित कर देता है। यहाँ पे देखिए, लेकिन मैग्नीशियम और मैग्नीज जो हैं वो तनु HNO3 के साथ अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करते हैं। 2 हमारे पास ऐसी धातुएं हैं जो हाइड्रोजन के साथ HNO3 के साथ नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देती हैं। ये हैं कौन सी, मैग्नीशियम और मैग्नीज, Mg और Mn। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये इसका आपको इसकी समीकरण भी दिया गया है। Mg प्लस HNO3 हमें क्या देती है, MgNO3 होल ट्वाइस प्लस H2 गैस। इसी तरह यहाँ पे क्या है, Mn प्लस 2HNO3 हमें क्या देती है, MnNO3 होल ट्वाइस प्लस H2 गैस जो है वो मिलती है। तो यहाँ पे हमने मेन ये पढ़ा कि धातुएं जो है वो नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि HNO3 जो है यानी कि नाइट्रिक अम्ल जो है एक प्रबल ऑक्सीकारक है और वो हाइड्रोजन को ऑक्सीकृत करके उसको जल में परिवर्तित कर देता है। तो और 2 धातुएं ऐसी हैं जो कि नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस जो है वो उत्सर्जित करती हैं, और वो 2 धातुएं कौन कौन सी हैं, मैग्नीशियम और मैग्नीज। ठीक है, नेक्स्ट पे अब हम आते हैं। नेक्स्ट है अन्य धातु लवणों के विलयन के साथ धातुएं कैसे अभिक्रिया करती हैं। ये देखिए,
अगर हमारे पास एक धातु A है और एक हमारे पास B का लवण विलयन है, ठीक है, तो क्या होगा, वो जब आपस में क्रिया करेंगे तो क्या होगा, A का लवण विलयन बन जाएगा और धातु B जो है वो विस्थापित हो जाए। धातु A जो है धातु B को क्या कर देगी, विस्थापित कर देगी, और क्या बनेगा, A का लवण विलयन प्लस धातु B। जैसे कि यहाँ पे उदाहरण देखिए, समीकरण दिया गया है FeS प्लस CuSO4 हमें क्या देता है, FeSO4 प्लस Cu कॉपर, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला देखिए, कॉपर है, वो हमें 2AgNO3 के साथ जब रिएक्ट करता है तो क्या देता है, CuNO3। बेटे यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर लो, यहाँ पे थोड़ी सी करेक्शन है, NO3 के बाद, यहाँ पे NO3 के बाद आपने 2 लगाना है, ठीक है। CuNO3 होल ट्वाइस प्लस 2Hg देगी, ठीक है। सभी धातुएं समान रूप से क्रियाशील नहीं होती। अगर हम ऑक्सीजन, पानी और अम्ल के साथ विभिन्न धातुओं की अभिक्रियाशीलता की जांच करें तो हम पाते हैं कि सभी धातुएं इन अभिकर्मकों के साथ अभिक्रिया नहीं करती। मतलब ज़रूरी नहीं है कि अगर एक धातु जो है वो ऑक्सीजन, पानी और अम्ल के साथ क्रिया कर रही है तो दूसरी धातु भी इन सभी के साथ ही क्रिया करेगी, या कुछ धातुएं ऐसी होंगी वो खाली ऑक्सीजन के साथ करेंगी, कुछ पानी के साथ करेंगी, कुछ अम्ल के साथ करेंगी, या कुछ धातुएं किन्हीं दो से करेंगी। तो ये ज़रूरी नहीं है कि सभी धातुएं सभी अभिकर्मकों के साथ अभिक्रिया करें, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो है आपको दिया गया है चित्र, इस चित्र को अच्छी तरह से देखिए। मिला आपको चित्र? हाँ जी। इसमें देखिए बेटा, यहाँ पे ऊपर जो है वो कॉर्क लगा हुआ है, ये दोनों कॉर्क लगे हुए हैं। धागे से हमने, ये धागा है, इससे हमने ये जो है कील जो है उसको बांधी हुई है किस, और ये परख नली है, ठीक है, परख नली है, लोहे की कील हमने बांधी है। और यहाँ पे जो विलयन है नीले रंग का, ये कॉपर सल्फेट का विलयन है, ठीक है। और कुछ देर के बाद जब इसमें क्रिया होगी तो क्या होगा, ये परख नली वैसे की वैसे ही है, तो ये जो अंदर आपके यहाँ पे लोहे की कील थी वो अब तांबे के तार के रूप में बदल गई है, ठीक है। और यहाँ पे जो कॉपर सल्फेट का विलयन था वो अब यहाँ पे क्या हो गया है, आयरन सल्फेट का विलयन हो गया है। तो इसमें क्या हुआ, धातु की लवण विलयन के साथ अभिक्रिया हुई और उसने उसको विस्थापित कर दिया, ठीक है। जैसे कि Fe प्लस CuSO4, तो Fe जो है वो Cu की जगह आ गया, तो FeSO4 बन गया और Cu जो है वो अलग हो गया, ठीक है बेटा। इसके बाद नेक्स्ट देखिए सक्रियता श्रेणी। सक्रियता श्रेणी में देखिए, सक्रियता श्रेणी वह सूची है जिसमें धातुओं को की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। अवरोही क्रम में मतलब पहले वाले जो है वो ज़्यादा अभिक्रियाशील हैं, फिर घटती अभिक्रियाशील, जैसे जैसे हम नीचे आएंगे उनकी अभिक्रियाशीलता क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो इसमें यहाँ पे देखिए सबसे पहले नंबर पे है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड, ठीक है। जो सबसे ऊपर हैं वो की धातुएं हैं वो सबसे अधिक क्रियाशील होती हैं, और जो सबसे नीचे आ जाती हैं वो सबसे कम अभिक्रियाशील होती हैं। मैग्नीशियम से सीसा तक की धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया करती हैं, ठीक है। तो मैग्नीशियम देखिए चौथे नंबर पे मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम से लेके सीसा तक की धातुएं जो है वो क्या करती हैं, अम्ल के साथ अभिक्रिया करती हैं। कॉपर से सोने तक की धातुएं सामान्य परिस्थिति में किसी अन्य पदार्थों के साथ अभिक्रिया नहीं करती, क्योंकि ये अभिक्रियाशील नहीं होती, तो ये जनरली किसी इनके साथ क्रिया नहीं करती। यही कारण है कि सोने जैसी धातुएं आसानी से संक्षारित नहीं होती और ऑक्साइड नहीं बनाती। तो जो सोना जो धातु है
वो जो है किसी के साथ भी मतलब बहुत कम अभिक्रियाशील है। इसके कारण वो इवन वायु के साथ भी वो क्रिया नहीं करता। तो इसीलिए आपने देखा होगा सोने के जो गहने होते हैं अगर वो सालों साल भी पड़े रहे तो वो काले नहीं पड़ते, उनके ऊपर कोई परत नहीं चढ़ती, वो वैसे ही चमचमाते रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो किसी के साथ भी क्रिया नहीं करते, ज़्यादा क्रिया नहीं करते, और वायु के साथ नहीं करते तो इसलिए वो संक्षारित भी नहीं होते। जबकि जिंक, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम, कैल्शियम आदि धातुएं आसानी से ऑक्साइड बनाती हैं। वो जब नमी में रहती हैं तो वो वायु के साथ की उपस्थिति में ऑक्साइड्स बना लेती हैं अपने। हाइड्रोजन एक अधातु है लेकिन फिर भी इसे सक्रियता श्रेणी में रखा गया है। हाँ जी, ये देखिए यहाँ पे हमारे पास जो हाइड्रोजन है वो तो अधातु है, यहाँ पे बाकी ये सब धातुएं हैं। तो उसको हमने यहाँ पे क्यों रखा है? उसका कारण ये है क्योंकि यह धातुओं की सक्रियता की तुलना करने में सहायक है, इसलिए हमने इसको जो है इस श्रेणी में रखा गया है। तो अब हमने ये सारा चैप्टर जो है पूरी वर्कशीट हमने करी है। अब इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको हम उनके आंसर्स देने की कोशिश करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को अभिक्रियाशील अम्ल, अम्ल नहीं बेटा, यहाँ पे इसको काट के आप कर लो धातु, धातु में मिलाने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो कौन सी गैस उत्पन्न होती है आपको मालूम ही है, हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस? हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। और जिंक की तनु HCl के साथ होने वाली अभिक्रिया, तो यहाँ पे हमने पढ़ा था जिंक की तनु HCl के साथ होने वाली अभिक्रिया ये वाली है। ये हम पहले क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में लिख देंगे इसका आंसर, ठीक है बेटा। सेकंड क्वेश्चन देखिए, क्या होता है जब कॉपर सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से अभिक्रिया करता है? मतलब जब कॉपर सिल्वर नाइट्रेट के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या होता है? यहाँ पे ये देखिए हमने यहाँ पढ़ा था, कॉपर सल्फेट सिल्वर नाइट्रेट के साथ क्रिया करता है तो ये CuNO3O2 प्लस 2Ag बनता है, ठीक है। यहाँ पे हम ये वाला पूरा समीकरण लिख देंगे और आप यहाँ पे लिखेंगे क्या यहाँ पूछा गया है क्या होता है जब कॉपर सल्फेट नाइट्रेट के सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से अभिक्रिया करता है। तो हम ये वाली इक्वेशन लिखेंगे और समझाएंगे भी साथ में कि इसमें कॉपर जो है सिल्वर नाइट्रेट में से सिल्वर को विस्थापित कर देता है, उसकी जगह आ जाता है और सिल्वर जो है वो अलग रह जाती है, ठीक है बेटा। तीसरा प्रश्न देखिए, कॉपर सल्फेट का घोल बर्तन में रखा गया है, कुछ दिनों के बाद लोहे के बर्तन में कई छेद हो जाते हैं, इस प्रतिक्रिया का समीकरण लिखिए। अब यहाँ पे देखिए तीसरा प्रश्न है आपका, तो इसमें ये वाला मैंने आपको समझाया था, Fe ये मतलब लोहा है, कॉपर सल्फेट आपस में जब क्रिया करते हैं तो आयरन जो है वो कॉपर सल्फेट को विस्थापित कर देता है, उसकी जगह खुद आ जाता है, बन जाता है FeSO4 और कॉपर जो है वो अलग चला जाता है तो वो उसको विस्थापित कर देता है, ठीक है। और ये वाली इक्वेशन लिखेंगे हम। तो यहाँ पे ऐसा क्यों कर रहा है, ये विस्थापित क्यों कर रहा है? क्योंकि जो लोहा है, आयरन जो है वो कॉपर से अधिक अक्रियाशील है, इसलिए वो आयरन जो है वो कॉपर को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है, ठीक है बेटा। अब इसके बाद एक आता है टेबल बना हुआ है यहाँ पे, इस टेबल को आप ध्यान से देखिए। इसमें हमें 4 धातुएं दी गई हैं ABCD। पहले वाले में आयरन सल्फेट, फिर कॉपर सल्फेट, फिर जिंक सल्फेट और फिर सिल्वर नाइट्रेट के साथ हर एक धातु अभिक्रिया करेगी तो क्या बनता है? जब A धातु आयरन सल्फेट के साथ क्रिया करती है तो क्या बनता है? कोई अभिक्रिया नहीं होती। और जब वो कॉपर सल्फेट के साथ क्रिया करती है तो विस्थापन होता है। इसी तरह B धातु है,
वो जब आयरन सल्फेट के साथ क्रिया करती है तो क्या होता है, विस्थापन। अब आयरन जो है बहुत अभिक्रियाशील है, अगर बी जो है उसको विस्थापित कर रही है, इसका मतलब बी जो है वो आयरन से भी अधिक क्रियाशील होगी। ठीक है, फिर आगे देखिए, बी जो है जिंक सल्फेट के साथ भी कोई अभिक्रिया नहीं करता। सी भाग देखिए, वो आयरन सल्फेट के साथ भी कोई क्रिया नहीं है, कॉपर सल्फेट के साथ भी कोई अभिक्रिया नहीं है, जिंक सल्फेट के साथ भी कोई अभिक्रिया नहीं है, खाली वो सिल्वर नाइट्रेट जो कि एक सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है, उसके साथ ये क्या करता है, विस्थापन करता है। ठीक है, डी में देखिए, ये किसी के साथ भी अभिक्रिया नहीं कर रहा। ठीक है, तो ये इसका मतलब ये बहुत ही ज़्यादा दुर्बल है। तो बी हमारा सबसे सक्रिय हो गया और बी जो है वो बहुत दुर्बल हो गया। अब हम इसके आधार पर, इस टेबल के आधार पर प्रश्न उत्तर करेंगे। देखिए, उपरोक्त तालिका का प्रयोग कर धातु ए बी सी और डी के संबंध में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? अभी हमने देखा था कि बी जो है इन सब में से अभिक्रियाशील है। क्यों अभिक्रियाशील है? क्योंकि ये आयरन को विस्थापित कर रही है, बाकी कोई भी धातु आयरन को विस्थापित नहीं कर रही, तो इसका मतलब ये आयरन से भी क्रियाशील है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, सेकेंड पार्ट देखिए इसका, यदि धातु बी को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाए तो क्या होगा? तो क्या होगा यहाँ पे, कॉपर सल्फेट में से यह धातु कॉपर को विस्थापित कर देगी, क्योंकि जब ये आयरन को विस्थापित कर सकती है तो कॉपर जो है वो देखिए कहाँ आता है, आयरन के नीचे आता है ना सक्रियता श्रेणी में। आयरन ज़्यादा जो है वो सक्रिय है, कॉपर कम सक्रिय है। तो जो अगर धातु जो है ये क्या कहते हैं, इसको कर सकती है विस्थापित, बी धातु आयरन को विस्थापित कर सकती है, तो वो कॉपर को भी आसानी से विस्थापित कर देगी। ठीक है, तो इसमें हम लिखेंगे, यदि धातु बी को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाए तो कॉपर सल्फेट में से कॉपर का विस्थापन हो जाएगा। तीसरा देखिए, क्रियाशीलता के क्रम से धातु ए बी सी डी को अभिक्रियाशीलता के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें हम सबसे पहले सबसे अभिक्रियाशील, फिर उससे कम, उससे कम, उससे कम लिखते जाएंगे। तो हम सबसे पहले सबसे अधिक अभिक्रियाशील तो हमें मालूम चल ही गया बी है, और सबसे कम क्रियाशील देखो डी है, वो किसी के साथ भी क्रिया नहीं कर रहा, तो हम डी यहाँ लिख देंगे, बी शुरू में लिख देंगे। अब रह गए हमारे पास ए और सी। अब ए और सी में देखना है कि वो कौन सा किस नंबर पे आएगा। अब ए देखिए, यह कॉपर सल्फेट का विस्थापन कर रहा है, और सी जो है वो सबसे लास्ट में सिल्वर नाइट्रेट का विस्थापन कर रहा है। तो ये इससे स्ट्रांग हो गया ना, ए जो है वो सी से स्ट्रांग हो गया। तो हम यहाँ पे पहले क्या लिखेंगे, ए, फिर लिखेंगे सी, फिर लिखेंगे डी। तो इस तरह से हम इसको कंप्लीट करेंगे। तो बेटा ये था आपकी वर्कशीट 28। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है वो आपको समय समय पर मिलती रहे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू बेटा।